नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान अजीत द्विवेदी जी, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी, समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का। उत्तर प्रदेश से आज हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के खिलाफ बोलने वालों की लिस्ट जो है वो लंबी होती जा रही है। इसमें कई नाम जुड़ गए, उसकी बात हम करेंगे। एक बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ भी दी है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो आपको बताएंगे। गौ सेवा की बात की अखिलेश यादव ने, वो भी आप सुनिएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो चुका है। अभी चुनाव आयोग तो घोषणा करेगा इसका कभी 7-8 महीने के बाद शायद और बात, लेकिन नेताओं ने घोषणा कर दी है और वक्त ज्यादा है भी नहीं, 1 साल का वक्त है। देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे महत्वपूर्ण सूबा, 27 में इलेक्शन, उसके बाद 29 में लोकसभा का इलेक्शन जहां 80 सीटें होंगी और 24 में आप जानते हैं कैसा झटका बीजेपी को लगा था। तो बीजेपी की तैयारियां तो पूरी तरीके से परवान चढ़ चुकी हैं। लेकिन जो खास हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। यूपी में अमित शाह पहुंचे थे कल यूपी। आपने तस्वीर देखी थी, उनके बयान भी आपने कुछ सुने होंगे, थोड़ा बहुत मैं भी सुनवाऊंगा आपको। कल यूपी का डे था, आप कह लीजिए स्थापना दिवस था, और अमित शाह उसके मुख्य अतिथि थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साथ में मंच पर थे। तो अमित शाह ने वहां से सीधे कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस ये जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां, ये आपका कभी कोई कल्याण नहीं कर सकती। आप 2 बार से हमको वोट दे रहे हैं, हम पर भरोसा जता रहे हैं, आप काम देख लीजिए हमारा और हमारे साथ हम ही को आशीर्वाद दीजिएगा 2027 में। फिर उन्होंने कहा 2027 में एक बार फिर जो है आप इन पार्टियों को रिजेक्ट कीजिए, भाजपा को प्रचंड बहुमत दीजिए। यूपी का कल्याण सिर्फ भाजपा कर सकती है। जो बात वहां खास लोगों को लगी वो थी अमित शाह जी ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। और अमित शाह ने बीजेपी दफ्तर में फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ और संगठन मंत्रियों के साथ करीब 50 मिनट तक मीटिंग भी की। लंबी चौड़ी मीटिंग चली है। छपा ये अखबारों में कि वो बड़ी स्ट्रक्चर्ड मीटिंग होने वाली थी, मतलब मिनट टू मिनट का कार्यक्रम था उसमें। लेकिन उनका एक बड़ा फ्री व्हीलिंग डिस्कशन चला जिसमें योगी आदित्यनाथ थे, इसके अलावा जो संगठन मंत्री हैं वो थे और बाकी और पार्टी के और सीनियर लीडर्स थे। तो 50 मिनट तक अमित शाह जी ने जाकर वहां पर पार्टी का अभी क्या हालचाल है वो सब कुछ लिया। उत्तर प्रदेश में अब खबरें सब सुनते रहते हैं कि संगठन में या मुख्यमंत्री के बीच में कुछ दूरियां हैं, इस किस्म की बातें, या लखनऊ और दिल्ली में कुछ दूरियां हैं, उसमें खास तौर पर अमित शाह जी का नाम लिया जाता है। तो इसलिए कल जब वो वहां गए मुख्य अतिथि के तौर पर और फिर उन्होंने जिस तरीके से योगी जी की तारीफ की, ये सब खबर बनी। ये सब बातें तो हम करेंगे ही। खास बात क्या है, योगी मोदी ये कॉम्बिनेशन। और आप जरा याद कीजिए, इसके अलावा 2014 से पहले प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के अमित शाह। कोई सोच नहीं सकता था उस इलेक्शन से पहले कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में इतने कमाल कर देगी। मेरे ख्याल से 73 सीटें आई थी सर, 73 गठबंधन को, एनडीए को 71+2 था ना, 71 बीजेपी के। वो बिल्कुल करिश्मा था, करिश्मा। मतलब बहुत सारे नेताओं को बहुत वक्त तक ये मतलब यकीन नहीं हुआ कि ऐसा नतीजा आ गया अपोजिशन के लीडर्स को। तो वो अमित शाह, वो अगर चुनाव हैंडल करेंगे, योगी मोदी की जोड़ी, तो अब ये जो तिकड़ी है ये वाकई में एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। फिर आप कहेंगे साहब 24 में तो नहीं हुआ कुछ ऐसा, तो वो भी बात हम लोग आज करेंगे कि 24 में क्या मिस हो गया था इनसे। तो यूपी का चुनाव शुरू हो गया है। तो पहले अमित शाह जी की बात आपको सुनाता हूं, फिर आपको बताएंगे अखिलेश यादव इस वक्त किसको याद कर रहे हैं। अगला साल चुनाव का साल है। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। आज मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है, एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था। आज भारत की इकोनॉमी का फोर्स स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस, सपा, बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। तो ये जो कल कार्यक्रम हुआ है, इसको आप सिर्फ यूं ना देखें कि एक बड़ा बीजेपी का कार्यक्रम, उसमें बीजेपी के नेता पहुंचे हैं। ये खास है कि अमित शाह जी उस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि थे। मुझे तो कम से कम ये बात खास लगी। फिर वहां जो बातें हुई वो तो अमित शाह जी ने अपनी तरफ से चुनाव का ऐलान कर दिया, उन्होंने तो वोट की अपील कर डाली है। तो अब जरा समझते हैं कि इस वक्त भाजपा वहां पर कहां खड़ी है, सपा वहां पर कहां खड़ी है। 24 के झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी के वहां पर लेसन क्या है, उन्होंने मुझसे क्या सबक लिया है, और क्या अब पूरे जोर के साथ, मतलब
ये अगर मैंने तिकड़ी कहा तो 3 डिब्बे वाली एनालॉजी ज्यादा चलती है, तो 3 डिब्बे जब चल रहे हैं बिल्कुल सीमलेस चल रहे हैं, एक से दूसरे की गति जोड़ रहे हैं या टकरा रहे हैं कहीं? नहीं, टकराव तो इन डब्बों में नहीं है। मतलब आप अगर कहें कि जिस बात को प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है या ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो टकराव नहीं है। जो इंजन वहां सरकार चला रहा है उत्तर प्रदेश में, वो इंजन जिन डब्बों को लेकर के चल रहा है ना, उनमें बड़ा टकराव है। फिर एक टकराव ऊपर जिसकी आपने अपने चर्चा में बात की कि दिल्ली और लखनऊ में भी दूरी है, लेकिन लखनऊ में ज़्यादा दूरियां हैं। और लखनऊ में दूरियों का आलम यह है कि हम लोग जब से नए अध्यक्ष आए हैं वहाँ पंकज चौधरी, तब से सुन रहे हैं हम लोग उस टकराव की खबरें, उस दूरी की खबरें। और उनको कल भी कई, आपने देखा होगा, कई ऐसे वीडियोज वायरल हुए। हम लोगों ने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष को जब वो रिसीव कर रहे थे अमित शाह जी को, तो किस पोजीशन पर रखा गया, उनका क्या प्रोटोकॉल हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष का, वो कहाँ खड़े थे अमित शाह को रिसीव करने में, जब वो केंद्र सरकार के मंत्री हैं। एयरपोर्ट पर योगी जी खुद गए हुए थे, तो 17-18 लोगों की लाइन लगी हुई थी और उसमें खबर 17वें नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष खड़े थे और उसके पहले मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वो खड़े थे, वो भी खड़े थे वहां। तो ये जो अच्छा, इसके पहले जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया प्रदेश अध्यक्ष ने, हम लोगों ने देखा कि लखनऊ से अयोध्या गए तो रास्ते में 12,000 गाड़ियां हो गई उनके साथ और वो 9-10 घंटे लगे उनको जाने में। उसके बाद एक बुंदेलखंड की उन्होंने बैठक बुलाई, उस बैठक में बुंदेलखंड से ही आने वाले जो नेता हैं, जिनको बताया जा रहा था कि वो प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हैं, स्वतंत्र देव सिंह, वो गैर हाजिर थे। तो ये सब जो चीजें वहां प्रदेश के अच्छा, संगठन और सरकार के में तालमेल की कमी का क्या आलम है, ये खुद योगी आदित्यनाथ ने बताया कितनी बार मुख्यमंत्री ने कि भाई 2.5 करोड़ से ज्यादा नाम कट गए उसमें SIR में। तो ये जो संगठन का काम नहीं हो रहा है, सरकार के साथ तालमेल नहीं बन रहा है, ये पिछले अध्यक्ष के समय से चला आ रहा है। पिछले अध्यक्ष के समय इतना अपरेंट नहीं था। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो ये इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि अमित शाह जी ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने वो उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने जिस 73 की बात की, वो 73 तब आया था जब अमित शाह प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव थे और उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, तब 73 सीटें आई थी। उसके बाद जब जिस समय 65 पर आ गई पार्टी, उस समय JP नड्डा साहब वहां के प्रभारी थे और उसके बाद वो अध्यक्ष हुए। और उसके बाद जब 312 सीटें भी आई थी, तब भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव नहीं हुआ था, तब चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर हुआ था। तो एक जो वोट का गणित है उत्तर प्रदेश, चेहरा नहीं था सर, प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन एक उस समय ये माना ही जा रहा था कि यही चेहरा है, घोषित ही था। अब अभी भी थोड़ा माना जा रहा है, लेकिन एक तो आप कहने वाले से सुनेंगे तो लोग बताएंगे ही लोग ना कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। चेहरा तो इनका भी नहीं बताया जा रहा है, वो तो अभी CM है ही ना। तो नहीं, CM होता है, वो भी चेहरा नहीं होता है। और हम लोगों के सामने इसकी मिसाल रही है। हम लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को देखा है, अभी बिहार में ही चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार को CM बना करके CM चेहरा घोषित आपको इस प्रोग्राम में भी, इन बयानों में भी जो है नजदीकियां कम, दूरियां ज्यादा दिखी हैं। देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी से एक बात तो मानिए कि कोई वो लोग ऐसी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं कि प्रदेश के किसी नेतृत्व से प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रदेश के जो नेता हैं वो अपनी प्रतिस्पर्धा जरूर बताते हैं कि मेरी प्रतिस्पर्धा अमित शाह से। अमित शाह नहीं प्रतिस्पर्धा करने जाएंगे किसी मुख्यमंत्री से। ठीक है, उनकी जो हैसियत है पार्टी में, वो किसी CM से प्रतिस्पर्धा करने की नहीं है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या देवेंद्र फडणवीस। मैंने जैसे देखा इसको, वो अंदर की बातें जो बात आप सब बता रहे हैं वो सब होती ही रहती हैं। योगी मोदी एक कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में लोगों की जबान पर है, ठीक, पिछले 10 साल से। दूसरी बात, अमित शाह का जो रणनीतिक कौशल है, वो जिसमें जो हमने 73 की बात कर ली, उसकी बात कर ली, तो मैं कह रहा हूं ये तीनों चीजें क्या एक साथ बिल्कुल एकजुट होकर के इस चुनाव में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? दो तरह से समझिए, मतदाता इस दौरे को अलग तरीके से देखेगा और राजनीतिक विश्लेषक अलग तरीके से देखेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में ये थोड़ा खुशी थोड़ा गम वाली स्थितियाँ हैं। थोड़ा खुशी इस बात की कि लंबे समय से जो सामंजस्य की कमी थी, यानी समन्वय की कमी थी अमित शाह जी और योगी जी के बीच में, वो थोड़ा सा बनती हुई दिखाई दे रही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस से, कि दोनों लोग एक मंच पे आए, दोनों लोग अलग से बैठे। गम की बात यह है कि अभी मध्य प्रदेश गए हुए थे माननीय अमित शाह जी, और वहाँ उन्होंने प्रचंड तरीके से प्रशंसा किया मोहन यादव जी का और कहा कि मोहन यादव जी का शासनकाल शिवराज सिंह चौहान जी से भी बढ़िया है। ये बात उत्तर प्रदेश में नहीं कही गई, तो ये थोड़ा सा एक असमंजस की स्थितियां पैदा करती है। क्या योगी जी रिपीट होंगे या नहीं चुनाव के बाद? ये सही है कि चुनाव तो योगी जी के नेतृत्व में होगा, यह है राजनीतिक विश्लेषकों का नजरिया। अब मतदाताओं के नजरिए से आप देखें तो आज की डेट में योगी आदित्यनाथ जी का तोड़ वहां पे कोई नहीं है, और ये बात अमित शाह जी भी जानते हैं
इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, और भारतीय जनता पार्टी पे आपने 2 बार विश्वास किया है, तीसरी बार फिर से करिए। तो इससे मतदाताओं को उन्होंने ये मैसेज किया कि जिस तरीके की शासन व्यवस्था चल रही है, भारतीय जनता पार्टी वही शासन व्यवस्था आपको 27 के बाद भी देगी। तो इसमें आपको कहाँ, फिर अभी आपने जो 2 बातें कही, योगी जी आगे होंगे कि नहीं होंगे और तारीफ नहीं की, 10 साल से जो मुख्यमंत्री है, अगर उसकी शासन व्यवस्था की तारीफ की जा रही है और उसी पर वोट देने को कहा जा रहा है, तो क्या बचता है फिर? बचता क्यों नहीं है? शिवराज सिंह चौहान कितने बार के चीफ मिनिस्टर थे और उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, और शिवराज सिंह चौहान तो पूरे तन मन धन से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीताए। तो क्या पता था कि मोहन यादव जी एक बार चुनाव हरवा चुके, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए, पार्टी हार गई थी। हाँ, चुनाव हार गई थी शिवराज के नाम पर। लगातार 15 साल रहने के बाद और हारने में भी समीर जी उसमें एक फैक्ट बता दें कि 109 114 था। 15 साल की सरकार चले कि बीजेपी 109 सीट थी और कांग्रेस 114 सीट थी। अरे वोट का अंतर सिर्फ जो है 10 या 15 हजार वोट का ही अंतर था पूरे राज्य समीर जी, में। आपने कैसे देखा इस दौरे को? देखिए, मुझे लगता है कि एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी एक बड़े मुख्यमंत्री, जो सारे मुख्यमंत्री सबसे बड़े मुख्यमंत्री, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, उसके राज्य में 76वां स्थापना दिवस था, तो उसकी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में गए थे। इसे सिर्फ इस दृष्टि से देख लेना कि भाई अमित शाह जी वहां पर गए तो क्या वो योगी आदित्यनाथ के लिए कोई संदेश लेकर गए, क्या जाकर उन्होंने कोई योगी आदित्यनाथ के पक्ष में या योगी आदित्य को असहज करने वाला कोई संदेश दिया? मुझे लग रहा है वो राज्य की स्थापना के 76वें दिन पर गए थे और वो वहां पर ये बात स्थापित कर आए कि उत्तर प्रदेश के योगी ही स्थापित नेता है, कोई दूसरा स्थापित नेता नहीं है। केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं था, उसके बाद उनकी घंटाभर बिल्कुल मीटिंग भी बैठक चली है और ये बहुत मतलब सर्वविदित है, इसमें किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहता कोई नेता नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है, यह भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी जानता है और यह राष्ट्रीय स्वयं संघ भी जानता है कि योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा नेता फिलहाल उनके पास नहीं है जिसका सिर्फ प्रदेश में स्वीकारता नहीं हो। प्रदेश के बाहर भी अगर आप देखेंगे दूसरे राज्यों में योगी आदित्यनाथ की जिस तरह की सभाएं करने के लिए बुलाया जाता है लगातार, अभी बीएमसी के कॉर्पोरेशन हुए 40 सीटों पर योगी आदित्यनाथ के लिए मैसेज गया था कि चुनाव करने के लिए योगी आदित्यनाथ को भेजिए। बीएमसी में अगर योगी आदित्यनाथ एक चुनाव प्रचार कर लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बीएमसी एक तरफा हो जाएगी। वो बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ जी उस समय गए नहीं, महाराष्ट्र के प्रदेश संगठन ने इस बात का लेटर भेजा था केंद्रीय नेतृत्व को, योगी आदित्यनाथ को भेजा जाओ नहीं, वो पार्टी ने कोई सेंट्रल लीडरशिप कोई नहीं गया ना, इस कारण नहीं वहां पर गए। लेकिन अगर प्रदेश संगठन किसी एक मुख्यमंत्री के लिए यह कहता है और देवेंद्र फडणवीस इस बात को कहते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ के आने से हमारे वोटर्स मोटिवेट होते हैं, जनता के अंदर उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है, तो योगी आदित्यनाथ की यह ताकत बताती है कि 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब 2027 के अंदर 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होगा तो तीसरे इसमें योगी ही चेहरा होंगे और पार्टी योगी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी और चुनाव के पहले योगी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित करेगी। आप तय मान के चलिए, पार्टी उत्तर प्रदेश में कभी नहीं कहेगी कि हम सामूहिक नेतृत्व में चल रहे हैं जिसमें केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक या किसी और को लगे। पार्टी ये सीधे सीधे बता देगी कि योगी आदित्यनाथ ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। सर, आपने बड़ी जोर से गर्दन घुमा के देखा उनकी तरफ जब बात कही उन्होंने। बात ठीक कर रहे हैं ना, वो ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि एक बात तो ठीक है कि अमित शाह जी योगी या दिल्ली से प्रधानमंत्री अमित शाह जी और योगी के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत सारे लोग ये चलाते रहते हैं कि भाई कंपटीशन, उनका कोई कंपटीशन नहीं, बल्कि 5 साल पहले की बात बताता हूँ मैं आपको कि एक बार बीजेपी कार्यालय में लंच था और अमित शाह जी के लिए माना जाता था कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो हमने सवाल किया कि क्या आप अब भी गुजरात के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? तो उनका अरे अब तो पानी बहुत बह गया नदी में, अब तो हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये 5 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद तो पता नहीं कितने मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिए भारतीय जनता पार्टी के। तो एक जगह उन्होंने और एक एडिटर ने उनसे पूछा यही सवाल, अच्छा कि आपके मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप एडिटर से रिपोर्टर बनना चाहते हैं। तो वही बात हो गई। तो उन्होंने कहा आजकल हम मुख्यमंत्री बनाते हैं और उसके बाद तो शायद और दर्जन पर मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिए होंगे। तो कोई कंपटीशन उस तरह का नहीं है। और ये मानना कि यदि योगी सरकार को हरा देंगे और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी, ऐसा भी वही बात मेन मतलब बेसिक बात ये है ना कि अपना घर थोड़ी तोड़ेंगे। और योगी के अलावा आपके पास, और योगी के अलावा फिलहाल तो कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इसको सनातन की तरह से नहीं मानता ऑप्शन को। नहीं, सनातन की तरफ भी मानिए सर, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। आप सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी जिसकी राजनीति करती है, सबसे बड़ा चेहरा योगी जी है। आप उस पर आ रहा हूं सर आगे। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के जो नट बोल्ट्स हैं वो ठीक हैं कि नहीं। वो कसने के लिए आए थे क्या? नहीं, वो कसने के लिए नहीं, वो मैसेज देने के लिए तो आए हैं। अमित शाह जी यदि वहाँ पर हैं, वैसे तो बहुत सारे मित्रों ने कहा कि इतना बड़ा राज्य, देश का सबसे बड़ा राज्य, आपने कहा 80 सीटों वाला राज्य है और प्रधानमंत्री जी स्थापना दिवस पर नहीं थे, अमित शाह जी गए। मैं तो उसको बड़ी बात मानता हूँ। हाँ, तो वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन स्टेट के नटबोल्ट क्या ठीक किए जा सकते हैं, क्या किए जा रहे हैं, वो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जैसे
द्विवेदी जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि वो जब तक ठीक नहीं होगा तो गाड़ी कई बार है ना वहाँ से भी पटरी से उतरती है। और ये चरणों में प्रणाम जब शंकराचार्य के करते हैं तो वो किस किस के चरणों में प्रणाम हो रहा है। अच्छा चले, वो आप जो आपने बात कह दी शंकराचार्य जी वाला जो विवाद चल रहा है, भाई बीजेपी, योगी, मोदी, अमित शाह, जो भी सब लब्बो-लुबाब क्या है, हिंदुत्व, बुलडोजर, लॉ एंड ऑर्डर, संस्कृति, सनातन, यही तो है ना। अब अखिलेश यादव बहुत एक्टिव है इन दिनों शंकराचार्य जी वाले मुद्दे पर। उन्होंने कहा ये बीजेपी ये सनातन की विरोधी है। उन्होंने कहा सनातन को बचाने के लिए, संस्कार को बचाने के लिए बीजेपी को हटाना जरूरी है। कल वो उस बात को काफी आगे ले गए। अब वो थोड़ा उसको पर्सनल टच उन्होंने देने की कोशिश की। उन्होंने कहा किसी पूछा आपके घर में कितनी गायें हैं, बताइए, कोई बताया रिपोर्ट, जितने आप सज्जन यहाँ हैं मीडिया वाले, आपके घर में गाय हैं, कितनी गाय? एक आदमी शायद हाथ खड़ा किया होगा, बोला मेरे घर में 30 गाय हैं। फिर बोले 30 मैंने इसलिए कहा था कि आप में से कोई नंबर बोलता तो मैं बताता कि नहीं 30 नहीं 45 है, मेरे घर में 45 गाय हैं। ठीक, तो ये वो बता रहे थे कि मेरे घर में पहली रोटी गाय को जाती है। आप मुझे बता दो भाजपा वाले इतना सनातन सनातन करते हैं, गौ सेवा के नाम पे क्या करते हैं ये? तो अखिलेश यादव जो हमने कल भी बात कर रहे थे, वो या तो कोई मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं या उनको ये लग रहा है कि भाई वो वोट जो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए वो और कहीं से नहीं आने वाला है, वो इन्हीं में से आने वाला है, जिसको अगर 80-20 की एनालॉजी देते हैं। शंकराचार्य जी का भी इशू जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि शंकराचार्य जी गो हत्या पर ही सारा का सारा, वो उस 80 में से कुछ लेने के लिए क्या एक स्पेशल एफर्ट कर रहे हैं, ये मैं बात करना चाह रहा हूं। सुनते हैं जरा अखिलेश यादव की बात। हमें गायों से बड़ा लगाव है। हमारे घर में बहुत सारी गायें हैं। जितने लोग बैठे हैं सब अपने घरों में चेक कर लें, उनसे ज्यादा गायें हमारे यहाँ होगी। 30 किसी के यहाँ हो तो बताओ, कोई पत्रकार हो बताओ, किसी बीजेपी वाले के यहाँ हो तो बताओ। तो गाय सेवा, उसकी सेवा तो हम लोग करते ही हैं और हर दिन करते हैं। हमारे यहाँ पहली रोटी जब बनती है वो सीधी गाय को जाती है, आज भी। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं समाजवादी लोग, इनकी पहली रोटी बनी हुई गाय को जाती है। बीजेपी की किसी को गाय को नहीं रोटी जाती। इस पर कुछ लोगों ने रिएक्ट किया, मेरे मन में बात आई, अगली जी गाय तो पालने हम बांध देंगे कहाँ, फ्लैट पे हम गाय कैसे बांधेंगे? आप 45 गाय रख सकते हो, इतनी ऐसी आपकी व्यवस्था आपके पास है। मंत्री के नाते आप रखिए, आप 45 आप 100 गाय रख सकते देवीलाल जी जो वो प्रधानमंत्री थे तो पूरा तबेला बनाए हुए थे अपनी कोठी पे। बिल्कुल, और लालू यादव का तबेला हम लोग देखते हैं। लालू यादव जी भी यहाँ तबेला बनाए और हुए योगी आदित्यनाथ जी गाँव के जरिए क्या संदेश लेकिन था? सर ऐसा है, इसमें एक बात जोड़ दूं, और 30 मुख्यमंत्री भी है, सबके पास उतने ही बड़े घर हैं। नहीं, और भी लोगों ने रखा होगा, जैसे योगी आदित्यनाथ की इतनी बड़ी गौशाला है, वो जाते हैं तो गाय गौशाला आते हैं। प्रधानमंत्री ने रखी हुई गाय भाई, 7 एम में गाय रखी हुई है। समाजवादी अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 का देखेंगे तो अखिलेश यादव को लगभग 33% का वोट मिला था, और अगर विधानसभा चुनाव देखे 2022 का तो अखिलेश यादव को कुछ 32% का वोट मिला था। 1% वोट ज्यादा लोकसभा में मिला था। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि भाई 32 और 33% वोट बैंक जो उनको लोकसभा और विधानसभा में मिला था, उसी वोट बैंक के दम पर वो 2027 में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से बाकी तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दल जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इंद्रधनुष बनाया, अम्ब्रेला बनाया कि जिसमें राजभर भी उनके साथ है, जिनके साथ निषाद भी उनके साथ है, और तमाम छोटी जातियों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। ऐसे में अखिलेश यादव से मुस्लिम और यादव के दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि भाई अब मुझे, और उसके बाद कोई डर भी है कि जिस तरीके से ओबीसी ने बाकी जगह मुस्लिम वोट तोड़ रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में ओबीसी लड़कर एक मुस्लिम वोट तोड़ने की कोशिश करेंगे? मायावती जिस तरीके से फिर से जीवित हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सबसे बड़ी चुनौती तो अखिलेश यादव को होगी। मायावती अगर ताकत से लड़ती है तो अखिलेश का वोट टूटेगा, जो मायावती के कमजोर होने के कारण अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा में पड़ा था। तो अखिलेश यादव को पता है कि मुझे आने वाले समय में लंबी चुनौती बढ़ने वाली है, तो अखिलेश यादव अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्ववादी दिखूं, मैं मंदिर भी बना रहा हूं, मैं गाय की भी जिक्र कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं आने वाले समय में राम मंदिर जाऊंगा, तो मुझे थोड़ा हिंदुत्व बनाकर अगर मुझे हिंदुत्व का 4-5% वोट मिलता है तो मेरे मुख्यमंत्री बनने की संभावना प्रबल होगी। और योगी आदित्यनाथ से जो नाराजगी, जब ब्राह्मणों ने नाराजगी जाहिर की तो ब्राह्मणों को संदेश दे रहे थे, तो उनको लग रहा है कि जो नाराज उनको मैं अपने साथ जोड़ूं, उसके लिए मुझे थोड़ा हिंदुत्व का पक्ष लेना पड़ेगा। साथ साथ लेकिन जो दूसरा इशू यूपी में चल रहा है वो SIR का है। यूपी में सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो SIR की चल रही है वो उत्तर प्रदेश में ही चल रही है, और वो बहुत बार बीजेपी और चुनाव आयोग को जो है इस पर कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। अब उन्होंने एक और आरोप लगाया कि ये जो है जिनके दिल मिले हुए हैं ऐसे अधिकारी लगाए जा रहे हैं SIR के काम में। फिर उन्होंने कहा कि पहले वो कह चुके हैं ये 4 करोड़ मतदाता कट गए, ये योगी जी को पहले कैसे पता चल गया था। फिर उन्होंने कहा कि चुन चुनकर PDA का वोट काटने की साजिश हो रही है, और अब वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की मैपिंग हो गई, मतलब जिनका कोई लिंक जो है वो पुरानी SIR में निकल आया,
उनके ऊपर तो कोई नोटिसबाजी नहीं होनी चाहिए थी, उनको तो वोटर मान लेना चाहिए था, लेकिन उनको भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी दिखा करके, लॉजिकल एरर दिखा करके उनको भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये काम क्यों हो रहा है? वो कह रहे हैं चुनाव आयोग हमको बताए, हमको कॉन्फिडेंस मिले, बल्कि उन्होंने तो यहां तक मांग की है कि हमारे जो टेक्निकल टीम है हमारी पार्टी की, वो चुनाव आयोग उसको वक्त दे। हम जानना चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, आप कैसे ये जो है ये इन लोगों को आप चिन्हित कैसे कर रहे हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम है इनके लिंकेज में। तो वो कह रहे हैं कि हम समझना चाहते हैं चुनाव आयोग से, हमको समय दिया जाए। मेरी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हम लोग का सहयोग करे, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स पार्टी कार्यालय भेज दें, या कोई लैब हो या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां हम अपने वर्कर्स को भेजेंगे बूथ स्तर के, जिससे कि वो भी ट्रेन हो करके आए और ये पता कर सकें कि कोई डबल वोट तो नहीं बना लिया बीजेपी ने, या फर्जी वोट तो नहीं बना लिया, क्योंकि अब फर्जी वोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। हमारी बहुत सिंपल मांग है, आधार से लिंक कर दिया जाए वोटर लिस्ट को, और जो आधार बनाया जाए वो मेटल का कार्ड आधार हो। आधार तो नहीं है डुप्लीकेट, क्या आधार भी डुप्लीकेट है? बाकी बातें तो मैं समझ गया, मेटल वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। मतलब लोहे का कार्ड होगा तो क्या वो फर्जी नहीं बन सकता? क्या होगा, स्टील का कार्ड बना लेंगे तो फर्जी वाला नहीं होगा? वो समझ नहीं, आप पूछना चाहिए था किसी को। लेकिन 2-3 बातें कहनी है हमको अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स में। एक तो पहले की भी बात रह गई, वो इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी की। जो समीर जी ने जिस ओर इशारा किया, अभी उन्होंने उड़ीसा में विजन इंडिया का एक कॉन्क्लेव किया। आपको पता है, उड़ीसा जाकर के जहां कोई बेस नहीं है, देखा मैंने। उसके पहले बेंगलुरु में उन्होंने विजन इंडिया का कार्यक्रम किया। एआई पर बात कर रहे हैं वो। और आपको याद हो 2012 में जब वो आए थे और साइकिल से घूम रहे थे, तो उन्होंने अपने पिता की 2 पॉलिसी बदली थी, अंग्रेजी विरोध और कंप्यूटर विरोध, उन्होंने समाप्त कराया था। अब फिर नए सिरे से वो अपनी इमेज मेकिंग कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में उत्तराखंड में उन्होंने नया अध्यक्ष ब्राह्मण बनाया है, शुभम गिरी को। तो ब्राह्मण को भी बना रहे हैं, यूथ को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी की इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुत्व का वोट देखिए, वो पीडीए ऑलरेडी लेकर के चल रहे हैं, जो बड़ा वोट आधार है, उसमें अगर ब्राह्मण जुड़ते हैं, जिनकी नाराजगी की बात है, तो वो एक उनका बड़ा दाव है। और योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी उपयोगिता है, हिंदुत्व के बड़े चेहरे से ज्यादा ठाकुर वोट की है। और एक फिगर आपको बताएं, उससे समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में 92% ब्राह्मणों ने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, और 89% ठाकुरों के वोट मिले थे। ठाकुर का वोट कभी भी, अगर उनका लीडरशिप नहीं आ रहा है, तो वो टूट भी सकता है, वो जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। वो कमिटमेंट नहीं है जो ब्राह्मण का कमिटमेंट है। एक तो ये पहली बात होगी। अभी जो इस वोटर लिस्ट वाली एक बात 1 मिनट में आपको हम कह दें, ये जो एआई बेस्ड, एल्गोरिदम बेस्ड जो है ना, एआई का मॉड्यूल है, जिसके जरिए एसआईआर किया जा रहा है, बंगाल से और असम तक इस वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आपके नाम में अगर आपने सौरभ में SAU लिखा है, SOU लिखा है, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, इसके नाम पर नोटिस जा रहे हैं। MD में MD लिखा हुआ है मोहम्मद में, या MOU लिखा हुआ है, मोहम्मद MO से लिखा हुआ है, MU से लिखा हुआ है, इसके लिए नोटिस भेजा जा रहा है। एक नाम के अगर 6 लोग मिल जा रहे हैं, तो उनको सिबलिंग मान करके और नोटिस जारी कर देता है कि एक परिवार में 6 लोग कैसे हैं, 6 बच्चे कैसे हो गए। तो ये सवाल मौका मिल रहा है ना, लेकिन उनको नोटिस देके मतलब उनको जवाब देने का मौका। मान लीजिए कि किसी के आधार कार्ड में ही कोई वो डिस्क्रिपेंसी है जो उसमें दिख रही है, फिर उसको तो नया आधार बनवाना होगा ना। 93 लाख में इस तरह का डिस्क्रिपेंसीज थी बिहार में। एक बड़ा इशू है, बिहार में थे 93 लाख। सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं दे दिया, किसी को नोटिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना। उसके बाद क्या हुआ, मैं बताता हूं, जो ऑर्डर दिया है, मैं बताता हूं, चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारे पास वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिसे हम लिस्ट निकाल के पब्लिश कर वो और वो नहीं, उस बाकायदा उसकी डेडलाइन थी कि इस तारीख तक, वो शायद आज की डेट थी, कल थी, शनिवार थी, वो सारी जो है वो ब्लॉक लेवल पर वो जो है उसकी लिस्ट दे देनी है। वो बंगाल में और यूपी में दोनों में काम हो रहा था, नहीं हो पाया है। एक इशू और उठा दिया अखिलेश यादव ने, और उन्होंने भी और कांग्रेस ने भी उठाया है, कि जो जातीय जनगणना होनी है, जनगणना शुरू होने वाली है देश के अंदर, उसमें जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। तो अखिलेश यादव ने लिखा है पोस्ट करके कि जनगणना की अधिसूचना में जाति का तो कॉलम ही नहीं है, ये अधिसूचना है, और इसमें जो है बाकायदा वो फॉर्म जो है, फॉर्मेट वो छपा हुआ है इसके साथ साथ। तो वो कह रहे हैं इसमें जाति का तो कॉलम ही नहीं है, तो इनको या तो इनको करना नहीं है, ये तो धोखा दे रहे हैं बीजेपी वाले, इनको ये जाति जनगणना इनको जो है वो करानी नहीं है। ये बात उन्होंने लिखी है। इसमें जो एक 2-3 सवाल जो हैं, जो हाईलाइटेड हैं, मैं वो बता देता हूं आपको। जाति के नाम पर एक ही सवाल इसके अंदर है, क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य से संबंधित है? अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य, मतलब 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं उसमें। SC ST की गिनती तो हमारे यहाँ शुरुआत से हो रही है, वो हमेशा होती है जनगणना, वो जनगणना में भी होती है। ओबीसी की गिनती नहीं होती थी, ओबीसी की गिनती कराने की मांग हो रही है, विशेषकर
उसके बहाने सारी जातियों की बात। तो वो कह रहे हैं कि इसमें विशेष कॉलम नहीं है। हालांकि मैंने फिर इस पर जो है एक क्रेडिट देना चाहूंगा डिप्टी एडिटर ने हिंदू की विजेता सिंह, उन्होंने ये इस पर ये लिखा है कि ये कंफ्यूजन इसीलिए हो रही है क्योंकि सेंसस ऑफिशियल्स की तरफ से डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है। कास्ट एन्यूमरेशन मतलब जाति जनगणना इस सेंसस के सेकंड फेज में होनी है, जो कि फरवरी मार्च 2027 में होगा। मतलब वो उस वक्त आएगा, वो अगर मकान गिने जा रहे हैं अभी वो समय नहीं आया है, लेकिन उन्होंने इस इशू को उठा दिया है। सर, वो बड़ा इशू है कांग्रेस और सपा दोनों, कांग्रेस सपा दोनों के लिए, और जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इशू है ये। और यदि उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में देखें, भारतीय जनता पार्टी के रेफरेंस में देखें, तो एक बड़ा झटका जाति जनगणना को लेकर ही लगा था पिछली बार का। जी, ये 240 वाला जो इशू है उसमें मसला जातिगत जनगणना का ही था, और फिर सरकार को जिसे पाप मान रही थी उसको गंगा में धोकर पुण्य कर दिया गया, उसको शुरू करने की बात हो गई। अब इसमें क्या है, जो मैंने भी जानकारी ली, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आया, वो जानते होंगे जो लोग करवा रहे हैं सेंसस, कि 2 बार करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, एक ही घर में 2-2 बार जाने की क्या ज़रूरत है। उसी जब आप घर ही जा रहे हो तो उसका नाम भी, लिस्ट भी, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन वो उनका टेक्निकल इशू है। इसमें जो बात थी जाति का जनगणना में कि SC ST तो पहले ही था, अन्य को किया आपने, OBC नहीं लिखा। जब होगा तो इसमें भी OBC, अन्य की जगह OBC लिख देते। जाति बतानी पड़ेगी सबको अपनी बात सुनिए, उसमें क्या किया गया है कि जो लिस्ट बनी है, जो सेंसस वाला फॉर्म है, उसमें सारी जातियों की वो दी है नाम। बहुत सारी जातियां, सैकड़ों जातियों के नाम है, लेकिन उसको कैटेगराइज OBC में नहीं किया गया है। तो जो ज्यादातर लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि भाई ये जातियां इसमें शामिल भी हो जाएगी, लेकिन आप पहले ये तय करो भाई ये OBC की जाति है। तो 2 काम हो, एक OBC का ब्लॉक क्या है उसको दिखाएं और उसमें जाति दिखाएं। ये एक बड़ा उसमें आगे इस पर आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन सरकार नहीं चाहती, ये चाहती है, ये कमिटमेंट करना पड़ेगा उनको तो।